हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है उसका रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने 12 सेट हैं उनका रिवीजन कर लिया है। आप सबको पता है कि नाइट सीरीज चली हुई है, नवीन सर द्वारा चलाई गई है। ये आने वाले 2024 के सभी जो कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, आपके किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम है उसमें काफी हेल्पफुल रहेगी। ये सीरीज आप कंटिन्यू लेकर और कंटिन्यू एक रूटीन बनाकर इसकी तैयारी कीजिए, रिविजन कीजिए। कंटिन्यूटी आप रिवीजन करोगे, इस पर वर्क करोगे, आप देखोगे कि आपको अपने आप अपने अंदर इम्प्रूव दिखेगा। आपकी जो जीके है उसमें आपको इम्प्रूव दिखेगा। आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, इनको आंसर देने में सक्षम होगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का टापू है ये। और अरुणाचल प्रदेश का और कौन सा शैली नृत्य है? सांगफाओ। सांगफाओ है ये, नागालैंड में भी होता है और अरुणाचल प्रदेश में भी होता है। ठीक है। और काक्सर है, ये कहाँ पर होता है? काक्सर है ये छत्तीसगढ़ की नृत्य है, लोक नृत्य है। और अरुणाचल प्रदेश के नृत्य कौन कौन से हैं? भोइया, ये बोइया भी कह सकते हैं, मुखोटा, वांचो, पोपीर और रिमखाड़ा, ये लॉइन एंड पिकॉक डांस, बारमोड़ा, छप, ये सब कहाँ के हैं? ये सब अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य शैली है? तो नट है ये किस गायन से संबंधित है? तो ये मणिपुरी से है। और मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये मणिपुर का है। ठीक है। मणिपुरी जो नृत्य है इसके दो भाग होते हैं, एक तो जाखोई और एक चोलोम। ठीक है। इसके दो भाग होते हैं और इनकी शैली कितनी होती है? शैली होती है तीन। कितनी शैली होती है? तीन शैली होती है। लाई हरोवा, संकीर्तन और रासलीला, इसकी तीन शैली होती हैं। और दो क्या होती हैं? दो इसमें भाग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें किस यंत्र का या किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वेन्ना का किया जाता है। ठीक है। और नागबंद मुद्रा भी इसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? तो पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? ये किराना घराना से संबंधित है। और किराना घराना है, इसके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे करीम खान। ठीक है, करीम खान थे। और जो भीमसेन जोशी हैं जो किराना घराने से संबंधित है, इनको भारत रत्न कब मिला था? तो इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, इनको भारत रत्न 2008 में मिला था। ठीक है। जो किराना घराना है इसके और कलाकार कौन कौन से हैं? इनके कलाकार हैं करीम खान जो इसके संस्थापक हैं, अभी बताया, और वाहिद खान और शकूर खान। ठीक है। ये सब किससे संबंधित है? किराना घराना से संबंधित है। ग्वालियर घराने से कौन कौन है? ग्वालियर घराने से हैं हस्सू खा और हद्दू खा। ठीक है। ये हस्सू खा और हद्दू खा किससे संबंधित है? ग्वालियर घराने से। और ग्वालियर के कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आगरा। आगरा घराना से संबंधित कौन कौन है? तो आगरा घराने से फैयाज खान है और मलिक खान है। ठीक है। आगरा घराना से कौन कौन है? फैयाज खान और मलिक खान। जो बनारस घराना है इससे कौन कौन है? बनारस घराना से है कुंडे महाराज और समता महाराज। ठीक है। कुंडे महाराज और समता महाराज का संबंध किससे है? तो बनारस घराने से है। और समता महाराज है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको गुदुई महाराज भी कहा जाता है। ठीक है। समता महाराज को, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि गुदुई महाराज किसको कहा जाता है? तो गुदुई महाराज है, समता महाराज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा वैद्यनाथन को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रामा वैद्यनाथन को किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। भरतनाट्यम की कलाकार है ये। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है। भरतनाट्यम के वो कौन कौन कलाकार है? जयलक्ष्मी ईश्वर है, ये किस संबंधित है? भरतनाट्यम से है। उर्मिला सत्यनारायण, ये भरतनाट्यम से है। और इससे पहले बहुत सारे भरतनाट्यम की करवा दिए गए हैं। लीला सैमसन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। वैजयंती माला, इसका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ठीक है। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और एन शैलजा और भारती विठल, इनका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। ओडिसी। ओडिसी का संबंध किससे है? ओडिसी का शास्त्रीय नृत्य ये ओडिशा का है। और इसके कलाकार कौन है? मायाधर राउत और रानीकरण। रानीकरण किससे संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। मोहिनी अट्टम ये केरल का
शास्त्रीय नृत्य है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। ठीक है, इसके कलाकार कौन कौन है? नीना प्रसाद और रागिनी देवी। इसका संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है। नेक्स्ट है वर्ली चित्रकला किस राज्य का लोक चित्रकला है? तो ये वर्ली चित्रकला कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। और कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो रंगवाली और कसुती चित्रकला कहाँ की है? कर्नाटक की है। मधुबनी, जिसको मिथिला भी कहा जाता है, अरियन और गोदान, ये बिहार की चित्रकला है। तंजौर और कोल्लम कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। और पिथोरा, अथिया और साथिया, ये कहाँ की चित्रकला है? गुजरात की है। बाघ चित्रकला कहाँ की है? बाघ पेंटिंग, ये मध्य प्रदेश की है। और कलमाजट्टू और मारक्कली की कहाँ की है? ये केरल की है। ठीक है, और एप्पन चित्रकला कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है। नेक्स्ट है लीमा राम किस खेल से संबंधित खिलाड़ी? तो लीमा राम है, इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। ठीक है, और तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ऐसे ही भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 है, इसमें अर्जुन अवार्ड है वो कितने लोगों को दिया गया था? तो ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया था अर्जुन अवार्ड? ये 26 खिलाड़ियों को दिया गया था। इसमें से कुछ प्रमुख है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया है। 1961 में अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मोहम्मद शमी जो एक क्रिकेटर है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। और पवन कुमार और रितु नेगी, इनका संबंध किससे है? कबड्डी से है। ओजस परवीन देवताले और अदिति गोपी, इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। ये दोनों खिलाड़ी किसके हैं? तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। मुरली श्रीशंकर, इनका संबंध किससे है? व्यायाम से है। और अजय कुमार है, इनका संबंध ब्लाइंड क्रिकेटर से है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत अभी मैंने ऊपर बता दी 1961 में हुई थी। ठीक है, और द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी, कोच को दिया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान खेल जगत में वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद रतन पुरस्कार है। और 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले इसका नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। इससे पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? 1991-92 में किसको मिला था? शतरंज के खिलाड़ी, आपको सबको पता है, ग्रैंड मास्टर है वो, माइंड मास्टर उनकी बुक है, क्या नाम है उनका? वो आप कमेंट बॉक्स में सब बताएंगे। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी ध्यानचंद पुरस्कार की। मेजर ध्यानचंद रतन पुरस्कार उनकी 91 में, लेकिन सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार आ जाए तो उनकी 2002 में। और जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसकी उसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख दी जाती है। पहले कितनी दी जाती थी? पहले 2021 से पहले 7.5 लाख दी जाती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है किस खेल के शीर्ष राष्ट्रीय शास्त्रीय निकाय का मुख्यालय मुकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? कौन सा खेल है जिसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर वो दिल्ली में नहीं है? तो भारतीय वॉलीबॉल संघ है। भारतीय वॉलीबॉल संघ है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में नहीं है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और वॉलीबॉल है वो श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल का जो मैदान होता है उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी होती है? तो 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है, ये मैदान की लंबाई होती है। और बीच वॉलीबॉल यानी बीच पर जो गेम होता है उसके पास जो वॉलीबॉल का मैदान होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 18 × 16 इसकी लंबाई और 8 इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, इसमें जो नेट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो पुरुषों का अगर मैच है तो उसमें 2.43 मीटर होता है, और महिलाओं का 2.24 मीटर होता है। ठीक है, ये नेट की ऊंचाई की लंबाई है। वॉलीबॉल जो गेम है इसको ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसको 1964 में वॉलीबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग चुनना है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये T20 से संबंधित है, क्रिकेट से ये सही था। और विजय हजारे ट्रॉफी ये 50 ओवर का है, तो ये भी सही है। और दोनों सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006-07 में हुई थी। और विजय हजारे की 1993-94 में हुई थी। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो 2023 में, इसकी विजेता टीम कौन सी थी? तो पंजाब इसकी विजेता थी। और विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन थी? ये हरियाणा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एड्स अगेंस्ट ओड किसकी आत्मकथा है? तो ये एड्स अगेंस्ट ओड ये किसकी बुक है? ये सानिया मिर्जा की है। और इससे पहले वाले सेट में हमने किया था कि सानिया आत्मकथाएं किसकी है? एस्ट अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की है। मैरी कॉम की कौन सी है? मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम की है। मीराबाई चानू की कौन सी है? वोग्यू इंडिया, ये मीराबाई चानू की है। और साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की है। पीटी उषा की गोल्डन गर्ल है। और पीवी सिंधु सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग टू द टॉप किसकी है? पीवी सिंधु की है। और पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मेडलिस्ट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, कब कब जीता था? 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 में। और 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं इनमें क्या जीता था? इन्होंने मेडल जीते थे। ठीक है, और पुरुष कौन है? सुनील कुमार है। मिताली राज है, इनकी कौन सी बुक है? अनगार्डेड इनकी बुक है। और दीपा कर्माकर की दी स्मॉल वंडर। और नोआमी ओसाका जो जापान की टेनिस खिलाड़ी है, टेबल टेनिस, इसकी बुक कौन सी है? दी वे चैंप्स प्लेइंग। ठीक है, और सारापोवा इसकी अनसुटेबल। ठीक है, ये किसकी है? अनस्टॉपेबल। ठीक है, ये किसकी है? ये सारापोवा की है। और अरुणिमा सिन्हा की कौन सी है? बोर्न अगेन टू द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के लिए इनका जन्म दोबारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद लेख मंत्री परिषद केंद्र सरकार से संबंधित है? तो मंत्री परिषद से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 74 है। और आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? कि मायनेवादी है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 76 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है? तो ये आर्टिकल 74 के पार्ट ए में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करने के लिए बाध्य है। वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, और मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों का कार्यकाल, योग्यताएं, वेतन, भत्ते, ये सब बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? आर्टिकल 75 में। न मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की टोटल लोकसभा की जो कुल संख्या है उनका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रियों की संख्या। ठीक है, और ये किस संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि लोकसभा का 35% होना चाहिए? तो ये 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था उसमें स्पष्ट किया गया था कि लोकसभा जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी संख्या जो लोकसभा के टोटल मेंबर हैं उनके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो राज्य हैं उनमें जो मंत्री हैं उनकी संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो उसमें भी जो विधानसभा है वहां की, तो विधानसभा की जो सीट है उसका 15% से अधिक उसमें मंत्री नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी है? 90 है। तो 90 का कितना निकालेंगे? 15% निकालेंगे, तो 15% का कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। ठीक है, 13.5, तो 13.5 इंसान थोड़े हो सकते हैं। तो इसकी जो मंत्री है या तो 13 हो या 14, मैक्सिमम 13, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इनको इस तरह डिफाइन किया जाता है कितने मंत्री होंगे किस राज्य में, कैबिनेट में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित? तो जो भारत का संविधान है उसमें किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित? तो ये आर्टिकल 78 में बताया गया। आर्टिकल 77 में क्या बताया गया है? कि भारत सरकार के कार्य का संचालन बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 76 से भारत सरकार की मायनेवादी से संबंधित है। और इसको भारत सरकार का कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल 87 में क्या है? कि राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण होगा। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है उनको एक वर्ड भी अपनी तरफ से चेंज करके नहीं बोलना होता, अभिभाषण जैसा लिखा है वही बोलना होता है। ठीक है, अभिभाषण 87 में है। 83 में क्या है? संसद के सदनों की अवधि है। ठीक है, और 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना है। और मायनेवादी आर्टिकल किसमें है? 76 में है। जो संयुक्त बैठक होती है मायनेवादी जो आर्टिकल 108 में है, संयुक्त बैठक जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये मायनेवादी है, इसमें भाग तो ले सकते हैं लेकिन इसमें वोट नहीं डाल सकते। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 88 में लिखा गया है कि मायनेवादी वोट नहीं कर सकते। आर्टिकल 105 में क्या है? शक्तियां, मायनेवादी है इसकी शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किसके बारे में बताता है? तो 79 ही संसद के बारे में बताता है, संसद का प्रावधान है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 83 में क्या बताया है?
संसद सदन की अवधि बताया गया है और आर्टिकल 5 में संसद सत्र बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 93, ये किस संबंधित है? ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 98 में संसद के सचिवालय के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फाहियान भारत आया था और एक चीनी यात्री था। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? फाक्यू की इसकी बुक है, चीनी यात्री फाहियान की, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, इसका टाइम पीरियड 399 से इनका टाइम पीरियड था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। और 399 से 414 तक ये फाहियान है, ये भारत रहा था, टोटल 15 साल, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था चीनी यात्री? को हेनस्वांग आया था, जिन्हें कौन सी बुक लिखी थी? सीयू की लिखी थी। ये 629 644 एडी तक भारत रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त सेकंड है, इनको सक्कारी या विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने शकों को युद्ध में हराया था, इसलिए इसको सक्कारी कहते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ये इनकी पत्नी कौन थी? कुमार देवी थी और ये लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। लिच्छवी वंश से इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन प्रभावती गुप्त के बारे में गलत है? तो प्रभावती गुप्त है, ये चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी, ये गलत है। ये चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी और इसकी शादी वाकाटक वंश के नरेश रुद्रसेन से हुई थी, ठीक है। पुना ताम्रपत्र अभिलेख है, वो किसका है? वो प्रभावती गुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है पूर्वी मालवा से ब्लैंक्स के 3 शिलालेख प्राप्त हुए थे, जिनमें शक पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर आ जाएगा। शक को किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को हराया था, जिसको सक्कारी कहा जाता है। ऐरण अभिलेख का संबंध किससे है? इस शासक से है, तो बुधगुप्त से इसका संबंध है। इसका संबंध भानुगुप्त से भी है, लेकिन वो दूसरा अभिलेख है। ऐरण गुप्त का संबंध किससे है? बुधगुप्त से है। भानुगुप्त इसका ऐरण अभिलेख है, वो 510 एडी का है और सती प्रथा के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। और कांगटो शिखर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है। गिरनार ये गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर है। अन्नामुर्दी ये कहाँ का ऊंचा शिखर है? केरल का। अरमाकोडा आंध्र प्रदेश का है और धूपगढ़ है, ये मध्य प्रदेश का है। सारामती नागालैंड का है। देवमाली उड़ीसा का है और कलसुबाई कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और अस्मोद ये यूपी का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागला किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये श्रीलंका की है। और श्रीलंका की सबसे ऊंची नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली नदी है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो गंगखर है, जो गंगखर पुनसुन है, जिसको आज तक किसी ने फतेह नहीं किया है। और म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खाकोबी राजा है, ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल की माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चीन की कौन सी है? चुमुंग लंगमा है, चीन की सबसे ऊंची चोटी है। और पाकिस्तान की तीर मचील ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। बांग्लादेश की केकरा डोंग बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। अफगानिस्तान की नौशाख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार वैश्विक आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? तो वैश्विक यानी विश्व की आबादी का 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। लगभग 1/6 पूरे वर्ल्ड का लगभग 1/6 जो आबादी है वो अकेले भारत में रहती है। और कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.84% है। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.64% है, ठीक है। ये गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7% है, वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 66.77% है। वो क्या है? भारतीय साक्षरता दर है ग्रामीण लोगों की। वर्तमान में कितनी है? 71.42% है। और शहरी कितनी है? 83.15%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख की खान किस स्थित है? तो कुद्रेमुख की खान है वो कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख की जो खान है इनके आकार कैसा है? घोड़े के चेहरे के जैसा इनका आकार है।
कोलार मिट्टी की खान कहाँ पर है? ये गोल्ड की खान है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कोलार कहाँ पर है? कोलार आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कोलार मिट्टी की खान कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेलाडीला की खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और बारूदा गोरू महितानी खान ये उड़ीसा में है। पन्ना सतना खान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, हीरे की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में भारतीय रुपये अवमूल्यन कितने चरणों में हुआ था? तो भारत 1991 में जो भारतीय अवमूल्यन हुआ था वो 2 चरणों में हुआ था। और पहला तो 1 जुलाई को हुआ था, दूसरा 3 जुलाई 1991 को हुआ था। पहली बार रुपयों का अवमूल्यन कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार हुआ था पहले बार हुआ था 1949 में, दूसरी बार हुआ था 1966 में, और तीसरी बार 1991 में। 2007 में 17 में भारत के वित्त मंत्री किस तारीख की देश के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रहे हैं? तो 2017 के अनुसार वित्त मंत्री है वो किस तारीख को देश के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रहे हैं? तो 1 फरवरी को, यानी कि जो बजट है वो किस तारीख को पेश किया जाता है? तो बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है, 2017 से 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। 2000 पहले से कब किया जाता था? जो फरवरी है इसका लास्ट महीना का जो वर्किंग डे होता था उस दिन किया जाता था। ठीक है, बजट आर्टिकल 112 में है, और पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ठीक है, आधार भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। किसने किया था? श्यामुख शेट्टी ने पेश किया था। और पहला पेपरलेस बजट कौन सा है? पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का है, निर्मला सीतारमण ने इनको पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी दी जाती है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा नगद हस्तांतरण कार्यक्रम है वो कौन सा है? पेट्रोलियम उज्ज्वला, जो पेट्रोलियम द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से, और उज्ज्वला 2.0 की 10 अगस्त 2021 को हुआ था महोबा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व के बारे में होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय इसको शाही आयोग बैंक भी कहते हैं। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता बना था, जब इसका नाम बदलकर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना था। 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना था। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और मद्रास को मिलाकर क्या बना दिया गया? 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और फिर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी, इन बैंकों से मिलकर उनको एसबीआई बैंक बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग किस संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो म्यूचुअल फंड है इसको आरबीआई या सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको आवेग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ का उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है, तो इनको भूकंप मापने के लिए किया जाता है। और स्केल पर डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं? 0 से 9 डिजिट होते हैं, जो एक रिक्टर स्केल है। सूर्य की किरण की जो तीव्रता है वो किसमें मापते हैं? तो ये एक्टियोमीटर में मापते हैं। समुद्र की गहराई हिप्सोमीटर में मापते हैं। वर्षा की मात्रा रेनगेज में मापते हैं। ठीक है, और समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? फेथोमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट है कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो Na, जिसको सोडियम है, इसका Na से डिफाइन करते हैं। और क्षारीय मृदा कौन कौन सी है? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये किसकी कौन सी है? क्षारीय धातु है। क्षार धातु कौन कौन सी है? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंसियम, ये किसकी है? ये सोडियम धातु है। नेक्स्ट है कौन समस्त भारी की जोड़ी का एक उदाहरण है? तो कैल्शियम और आर्गन है, ये एक जोड़ी के हैं। इसमें सी जो 40, 20 और 40 और 18 और 40 ये इत्तेफाक से हो गया। कैल्शियम और आर्गन है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा एक रोकथाम योग्य बीमारी है जो खराब स्वास्थ्य और कलाई के परिणाम स्वरूप होती है। तो अगर हमारे आसपास
गंदगी फैली हुई है तो उसके कारण भी ये बीमारी हो सकती है। हम अपने आसपास साफ सुथरा रखकर ट्रैकोमा जैसी बीमारियों को रोक सकते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ट्रैकोमा बीमारी आंख से है। मैनी मेनिंजाइटिस रोग है, इससे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पीलिया है, ये लीवर को प्रभावित करता है। और निमोनिया है, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। हिपोटाइटिस है, ये लीवर को प्रभावित करता है। मलेरिया है, स्प्लीन जो प्लीहा को प्रभावित करता है। और मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, कैरेक्टिक, ये नेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, इनके रोग है। नेक्स्ट है निक्टोफोबिया का भय क्या होता है? निक्टोफोबिया में अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, ऑर्निथोफोबिया पक्षियों से डर लगना, जोफोबिया जंतुओं से डर लगना, फोटोफोबिया प्रकाश से डर लगना, क्रोमोफोबिया ये रंगों का डर लगना, और थैलोसोफिया ये समुद्र से डर लगना, ओम्ब्रोफोबिया बारिश से डर लगना, क्लाइमेको ये इसे चढ़ाई से डर लगना, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी निदेशक नियुक्त हुए हैं। यूपीएससी के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हंसा मिश्रा हुए हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। ये आर्टिकल 315 से 323 के बीच में यूपीएससी के बारे में बताया गया है और भाग 14 में इसका वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? रोस बोरकर इसके पहले अध्यक्ष हैं। इनके अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो उनका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट है किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिशेल टेलाब्रेड को 2024 का एबल पुरस्कार दिया गया। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित का एबल पुरस्कार कहते हैं इसको। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। और पुलित्जर पुरस्कार 2024 ये केन यामामोटो को दिया गया, जो एक वास्तुकला का नोबल भी कहते हैं इस पुरस्कार को। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ बसंत त्योहार सिग्मो का मनाया गया? तो सिग्मा कहाँ पर मनाया गया? गोवा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 ये भी गोवा में हुआ। भारत लाइट हाउस पहला उत्सव गोवा में हुआ। और सभी अस्पताल में आईवीएफ को फ्री करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट है दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पाली राजस्थान में किया गया है। ये काफी चर्चा में रहा। और इसमें 1008 मूर्तियां हैं, वो शिव की बनेगी। ये नागर शैली में बनेगा। नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल मंदिर कौन सा है? तो ये तमिलनाडु में है। तो ये आज की क्लास थी, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।